नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में बात करेंगे यूपी की, क्योंकि आप जानते हैं यूपी में चुनाव प्रक्रिया जारी है। आज भी चौथे चरण की वोटिंग जारी, पांचवें चरण के लिए प्रचार का सिलसिला जारी है। लेकिन प्रचार करने का जो ढंग है, प्रचार करने का जो तरीका है, अंदाज है नेताओं का, उसे लेकर हम बात करने वाले हैं। जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, जिस तरह की टिप्पणी की जाती है, क्या वो वाकई जरूरी है? क्या मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से ही जनता या वोटर्स को रिझा पाती हैं पार्टियां या फिर नेता? इसे लेकर हम बात करेंगे। लेकिन सवाल क्या कुछ रहेंगे वो आप देख लीजिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के चुनाव में मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? क्या ये बहुत जरूरी हो गया है? क्या मुद्दों पर आधारित राजनीति अब खत्म हो गई है तमाम दलों के लिए? क्या मुद्दों वाली राजनीति अब वोट नहीं दिलवाती है? तो यूपी के चुनाव में मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? एक दूसरे के परिवार को लेकर बातें क्यों? व्यक्तिगत तौर पर कटाक्ष क्यों? क्यों मुद्दे जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, जनता से जुड़े हैं, उन्हें लेकर क्या भरोसा नहीं नेताओं को कि आप अगर विकास की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्या ये मुद्दे अब वोट नहीं दिलाते हैं? आप फोन कीजिए, राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यूपी चुनाव प्रक्रिया के दौरान या चुनाव प्रचार के दौरान आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के जो बयानबाजी है, तमाम तरह के जो कटाक्ष हैं वो किए जा रहे हैं लगातार। व्यक्तिगत बातें बहुत ज्यादा हैं। क्या इन्हीं बातों से, इसी तरह के आरोपों से वोट मिलेगा? क्या बात है कि क्या नेताओं को मुद्दों पर अब यकीन नहीं रहा कि, या फिर जनता मुद्दों पर वोट ही नहीं देती है? तो पीएम मोदी की ओर से और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से किस तरह से कटाक्ष किया गया है वो आपको पहले सुनवा देते हैं। एक घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। वो दलित बेटी थी जो ललितपुर में पैदा हुई। ये बेटा पिछड़ा था। ये जो बॉर्डर पे पैदा हुआ जिसका नाम लॉकडाउन है, और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे ये दोनों खबरों का पता कर लेना, समाजवादी लोगों ने मदद की थी कि नहीं की थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। तो एक तरफ पीएम की ओर से कहा गया कि परिवारवादी, कभी वंशवादी, तो अखिलेश का कहना है जिनके परिवार की नहीं वो परिवार वालों के दुख समझ नहीं सकते हैं। तो इस तरह की टिप्पणी क्यों, इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्यों जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं होती? क्यों स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा गया था, शिक्षा को लेकर क्या बातें की गई थी, विकास को लेकर क्या कहा गया था, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं जो किसी भी नागरिक को मिलनी चाहिए देश में, उसे लेकर क्या बातें पिछले चुनाव में की गई थी, कितना काम किया गया, आने वाले दिनों में क्या कुछ काम किया जाएगा, ये मुद्दों की बात क्यों नहीं है? कभी बाबा बुलडोजर कहा जाता है, कभी दंगेश कहा जाता है सीएम योगी की ओर से अखिलेश को, तो अखिलेश बाबा बुलडोजर कहते हैं। तमाम तरह की बयानबाजी है। क्या इसी से वोट आएगा? क्या वोट मिलने का जरिया केवल इस तरह के बयान बच गए हैं, या फिर जनता खुद भी इस तरह के प्रचार को पसंद करती है? बलदेव सिरसा से जुड़ गए हैं। बलदेव जी, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर आप? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, आज के राजनेता सिर्फ अपने तक सीमित हैं। जैसे ये अखिलेश जी कह रहे थे कि मैंने उस व्यक्ति को दिया, उस बॉर्डर वाले उसको दिया, तो क्या दो आदमियों को देने के बाद में आपने सारे उत्तर प्रदेश का भला कर दिया? जी। एक दो आदमियों को करके आप उसको गिना रहे हैं। और इसी तरीके से ये कह रहे हैं अपने मोदी जी, तो उनको देखो उनकी पार्टी में कितने व्यक्तिवाद। हरियाणा में देख लो, हरियाणा में जिनको उन्होंने आगे किया, एक को वो बना दिया राज्यपाल, दूसरे को सीएम बना दिया। इन्होंने क्या किया? क्या ये राजनीतिवाद नहीं कर रहे? हरियाणा में जातवाद और नॉन जातवाद किसने फैलाया? आज खट्टर साहब एक कहते हैं, आज की पोस्टों पर सारे खट्टर साहब ने अपनी बिरादरी के भरे हुए हैं। क्या मोदी साहब को ये पता नहीं कि ये जातिवाद बिरादरीवाद हो रहा है या नहीं हो रहा?
तो ये सारा का सारा वोटों के चक्कर में ये एक दूसरे को वो करते हैं। बाकी आम आदमी के लिए कोई भी नहीं कर रहा, कोई सी भी पार्टी कोई भी आम आदमी के लिए वर्क नहीं कर रहा। जब तक यहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, चौधरी चरण सिंह जैसे नहीं आएंगे इतने तक ऐसे आम आदमी का ऐसे ही वो होता रहेगा। तो इसके बारे में यही कहना चाहेंगे जी, यहाँ तो सिर्फ वोटों के लिए कुछ भी कह सकते हैं ये। जी, बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बात कही। बलदेव को लगता है कि किसी पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, वोट के लिए किसी भी तरह का बयान दे सकते हैं नेता। आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। मुद्दों को लेकर बातें क्यों नहीं? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करने से ही अब वोट मिलते हैं? क्या इस तरह की सियासत स्वीकार्य होनी चाहिए? आप ये भी बता सकते हैं। क्या मुद्दों पर आधारित जो राजनीति होती थी वो अब खत्म हो चुकी है? क्या मुद्दों पर आधारित राजनीति करने से, प्रचार करने से क्या आप वोट नहीं मिलता? क्या आप फोन कीजिए, राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं आज के इस मुद्दे पर? आपकी राय क्या है, ये हम जानने की कोशिश में हैं। तो क्या मुद्दों से अलग की गई बातों से ही वोट आएगा? कैप्टन जसपाल सांगवान रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसपाल जी, आज के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? ज्योति राम राम। बात जी, राम राम। जिसने अपने मायके की और ससुराल की पुश्तों की पांचों महाद्वीप की खबर पता करनी हो ना, वो चुनाव में खड़ा हो जाए जी। वो सब एक एक जो है गुण दोष बाहर आ जाएंगे। उनमें से कौन सा कितना भयानक है, कितनी चोट मारता है, वो देखने वाली बात। अभी आपके सामने नवजोत सिद्धू की बहन अमेरिका से बैठ के रोई जी कि इसने अपनी माँ का भी ख्याल नहीं किया, ये बहुत जालिम है। इसलिए ये मुद्दे तो हर इलेक्शन में हरदम उठते हैं। और रही बात आजकल जो है राजनीति का स्तर जो है बहुत ज्यादा गिर गया है। जिन लोगों के पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, वो इसका लेवल और नीचे गिराते चले जाते हैं। और दूसरे को जो है गवर्नमेंट सर्विस में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है जी कि जो शादीशुदा नहीं है वो हेड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर 24 घंटे का जो भूत है, अगर पास में बराबर में बच्चे बीवी ये समाज ना हो तो वो आदमी कहीं तक भी जा सकता है अपना नुकसान करने के लिए और विरोधी का नुकसान करने के लिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जसपाल सांगवान जी। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप राय दे सकते हैं। देश की आवाज आपका अपना कार्यक्रम, आप इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपनी बात कहते हैं और अपनी बात जो आप इस मंच पर रखते हैं, कार्यक्रम में रखते हैं, वो हम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या व्यक्तिगत टिप्पणी बहुत जरूरी हो गई है? क्या इससे ऊपर अब राजनीति नहीं है? मुद्दों की बात क्यों नहीं? और जैसा कि जसपाल जी ने कहा कि काम तो करवाया नहीं जाता, क्या गिनवाएं? ये भी बड़ा सवाल है। क्या सरकारें काम ही नहीं करवाती हैं जिसे लेकर इलेक्शन में जा सकें, जिसे लेकर एक बार फिर से वोट की उम्मीद कर सकें, जिसे लेकर एक बार फिर से दावे वादे किए जाएं कि देखिए इतना काम हो चुका है, पिछली बार ये दावा किया गया था, इतना आने वाले दिनों में अगर मौका मिलता है सरकार बनाने का तो हम काम करेंगे। आप फोन कीजिए, राय दीजिए। मुद्दों पर आधारित राजनीति क्यों नहीं? क्या जनता, नेता जो बयान देते हैं उन्हीं बयानों को सुनना चाहती है? क्या जनता को इसी तरह का सियासी माहौल या इसी तरह का चुनावी प्रचार चाहिए आने वाले दिनों में भी? आप फोन कीजिए, राय दीजिए, आपका क्या मानना है। चूंकि आप जानते हैं कि यूपी में चुनाव जारी है और आज चौथे चरण की वोटिंग का सिलसिला भी जारी। शाम 6 बजे तक वोट किया जाएगा और 5वें चरण का जो प्रचार का सिलसिला है वो भी तेज हो गया है। अलग अलग तरह की बयानबाजी है। कभी साइकिल को लेकर पीएम की ओर से कहा गया कि साइकिल पर बम लाए गए थे, कभी बाबा बुलडोजर अखिलेश कहते हैं सीएम योगी को। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। कभी अखिलेश को दंगेश कहा गया कि सीएम योगी की ओर से। तो व्यक्तिगत टिप्पणी या फिर धर्म से, जाति से जुड़ी सीधे तौर पर ये टिप्पणी किए जाना, क्या इन्हीं को लेकर अब सियासत हो सकती है, चुनाव प्रचार हो सकता है? प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, कैसे देखते हैं आज के मुद्दे को? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आपने मुद्दा तो ठीक ही उठाया है। आजकल जो जनता जो आजकल तालियां बजाती है और हंसती है, चिल्लाती है, वो खाली ऐसे मुद्दों पर ही चिल्लाती है। जैसे पीएम साहब ने तो बुढ़ी माँ को देखा, उन्होंने कहा मैंने मोदी का नमक खाया, वोट कैसे नहीं दूंगी। जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि जो टूटी चोर है वो कैसे रोटी देगा। अभी एडवर्टाइजमेंट देते हैं एक थाली मोदी की, एक थाली योगी की। तो मैम ये सब जो है ये मजा लेने के लिए जो देते हैं, सब मुद्दों से तो भटक गए हैं कि रोजगार नहीं है, कि क्या चीज नहीं है, क्या उन्नति हो रही है देश में। ये असल में हमारे सबसे बड़े नेता से लेके और नेता करते हैं। सबसे पहले तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से पीएम साहब का। पीएम साहब की भाव भंगिमा देखिए, वो कैसा भाषण देते हैं।
ऐसा लगता है कि उन्होंने देश की जनता को एकदम पागल समझ लिया है। उसके बाद आइए नीचे से नीचे जो अपोजिशन वाले हैं उनके घर तक वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे पहुंचने से क्या होगा मैम, इसमें आपस में रंजिश होती है। इससे देश की जनता को तो पता ही है, विदेशों में ये बातें जाती है कि इतने यशस्वी प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं और ये ऐसे भाषण देते हैं। उनकी भाव भंगिमा देखिए आप, हाथ हिलाने का दस्तूर देखिए और चिल्लाने का दस्तूर देखिए। अरे दूसरे नेता करते हैं तो उनको करने दीजिए। आप एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जितने बड़े ओहदे पर वो आने के काबिल नहीं है, उनके लिए आप ऐसी टिप्पणी करके क्या फायदा लेते हैं। तो कहने का मतलब है इस देश में अब जो वोट की राजनीति है उसने एकदम खत्म कर दिया। सबसे बड़ी चीज है भीख दे रहे हैं, लोगों को बोलते हैं कि हम भूख मिटा रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं भूख। भूख देने से लोग समझते हैं, 10% जनता ये समझती है कि योगी जी मोदी जी हमको यहाँ पे है रोटी दे रहे हैं, और वो पता नहीं है जनता का पैसा किसका पैसा है। अरे सरकार रोटी दे रही है आपको, मोदी और योगी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वोट किसको देंगे, बोले मोदी को। इलेक्शन में खड़े ही नहीं हुए मोदी को, उनको पता ही नहीं है किसको वोट देना है। तो ये हो रहा है मैम यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया प्रेम, आपने विस्तार से अपनी बात कही, अपनी राय रखी। तो आप भी जुड़िए इस कार्यक्रम में, सीधे आपसे जुड़ा ही कार्यक्रम है, क्योंकि वोटर्स वोट करते हैं। उन लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वोट करना। लेकिन वोटर्स को रिझाने के लिए, वोट पाने के लिए नेता जिस तरह की भाषा का, जिस तरह की शैली का इस्तेमाल करते हैं इन दिनों, क्या ये बहुत जरूरी है इस तरह की बयानबाजी करना। उमा शिमला से जुड़ गई है। उमा जी, आप क्या कहेंगी? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। कुछ बोलना था लेकिन प्रेम जी सब कुछ बोल गए। तो जो प्रेम जी ने बोला वो बिल्कुल सही है। बाकी मोदी जी, सबसे बड़ी बात तो मोदी जी की है कि मोदी जी अगर सही रास्ते पर चलें तो कोई दूसरा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गलत बयान दे बैठे। लेकिन जब मोदी जी ही खुद गलत, तो उधर कलकत्ता में जाएंगे तो वो दीदी जी के बारे में बोलेंगे हैं, और सोनिया गांधी के बारे में बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, कि शुरुआत तो यही करते हैं। तो फिर छोटे जो हैं, छोटों को तो फिर मौका मिलेगा ना बोलने का। तो बेहतर तो ये है कि अगर मोदी जी अपनी जबान संभाल के रखते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऐसे गलत कर बैठते। तो इन नेताओं से यही प्रार्थना है कि आप मत ये सब बातें करो, है ना, और अपने जो असली मुद्दा है उस पे आओ। आप देश की भलाई के काम जो करने हैं वो कीजिए, और घर की बातें हैं ये घर में ही छोड़ दीजिए, है ना। इससे किसी को कुछ नहीं लेना देना है, और पब्लिक को गुमराह मत कीजिए, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू मैम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भी उमा, आप जुड़ी इस कार्यक्रम में। तो उमा को आपने सुना, इनका कहना है कि घर की बातें, परिवार की बातें, व्यक्तिगत किसी से जुड़ी बातें या टिप्पणी, ये छोड़कर जनता से जुड़ी बातें, जिनका सरोकार जनता से हो, जिनका कोई फायदा जनता को हो, जनता के मुद्दों पर बात की जाए, ये जरूरी है। ये तमाम दलों को प्रयास करना चाहिए, इनकी ओर से कहा गया है। आप फोन कीजिए, आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। क्योंकि ये मुद्दा आज हमने इसलिए उठाया है, यूपी चुनाव का प्रचार अब तक हमने देखा, 5वें चरण पर यूपी चुनाव जाने वाला है, क्योंकि 5वें चरण का प्रचार जारी है। आज 4थे चरण की वोटिंग जारी है। आपने लगभग हर एक चरण में, हर एक चरण का जो प्रचार है वो हमने देखा है। पहले चरण में दंगों को लेकर बातें थी, और इन बातों के दौरान भी व्यक्तिगत टिप्पणी बहुत की गई, एक दूसरे पर निशाना साधा गया। उसके बाद धर्म से जुड़े मुद्दे भी एंट्री कर जाते हैं, हिजाब विवाद को लेकर बातें की जाती हैं। इस दौरान भी अलग अलग तरह के कटाक्ष किए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा कोई ऐसा मुद्दा आपको नहीं दिखेगा कि ये हाँ एक वोटर से जुड़ा मुद्दा है। मास्टर आर.के. कालिया हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं। कालिया साहब, आप क्या कुछ कहेंगे आज के मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जो हमारी राजनीति है वो हीन है जी। और मैं तो इसे राजनीति नहीं, बदनीति कहूंगा, बदनीति। अभी मेरे प्रेम भाई ने कहा, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता जी। बड़े अफसोस की बात है, माननीय वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर आजम गांधीपुरा को गाड़ी देते हैं, शहीद की विधवा बहन सोनिया को गाड़ी देते हैं, बड़ा अफसोस है। अरे भाई, कैसी राजनीति हो रही है ये? इतना इखलाक गिर चुका है हमारे राजनेताओं का। तो बताइए, मैं तो ये कहूंगा, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं, मेरी आप अजीजा है, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं। चर्चिल जो थे मंत्री, जब उन्होंने हमारा देश छोड़ा, जब हमारे देश से गए, उन्होंने नेहरू जी को कहा था, ये पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है, मैं इसके बारे में कन्फर्म नहीं हूँ। उसने कहा था, दो वी आर लिविंग इंडिया बट यू आर नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। ये उनकी वर्डिंग है, मैंने सुना है कहीं। तो ये तो डेमोक्रेसी के काबिल ही नहीं है हम लोग। तो अगर ये बात है तो देखिए कैसी मैं अब क्या कहूँ मैं साहब चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहूंगा लोगों को। मैं बड़े अफसोस की बात है
इतनी घटिया बातें करते हैं, इतनी घटिया बातें तो कोई गांव का गंवार नहीं करता, गली का कोई आदमी नहीं करता, मुलाजम नहीं करता, कोई गाली दे रहे हैं दूसरे को। बड़े अफसोस की बात है। इसके बारे में जनता को सोचना होगा। जनता को इलेक्शन कमीशन देखिए, इलेक्शन कमीशन कितनी बड़ी कमजोरी है, मैं कहूँ इसलिए बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन वहां पर। माननीय राष्ट्रपति किस लिए बैठा हुआ, माननीय चीफ जस्टिस किस लिए बैठा हुआ है देश में। बड़े अफसोस की बात है जी। इनको लालगाम किया हुआ सबको। हमारी जनता पर क्या असर होगा, हमारे बच्चों पर क्या असर होगा, आने वाली जनरेशन पर, इसके बारे में सोचना होगा। ये तो मीडिया की बड़ी मेहरबानी है, मीडिया में मौका देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही है। आप जुड़े इस कार्यक्रम में। तो आर.के. कालिया की ओर से चिंता जाहिर की गई है कि आने वाली जो युवा है, आने वाली जो पीढ़ी है, उस पर क्या असर होगा इस राजनीति को देखकर, राजनीति के तरीके को देखकर, इन बयानों को सुनकर। तो आप प्रचार लगातार देख रहे हैं यूपी चुनाव का, अलग अलग तरह के बयान रोजाना आप कुछ नया सुनते हैं। रोजाना आप देखते हैं कि एक नेता दूसरे नेता को लेकर टिप्पणी करता है, बयानबाजी होती है, अलग अलग तरह के आरोप हैं। कैप्टन जसपाल सांगवान रोहतक से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जसपाल जी, बात पूरी कीजिए आप। क्योंकि ऐसा है कि एक टर्म है जीडीपी जी। इसका मतलब है, जी का मतलब है जिम्मेदारों की दानों में गुण जी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 24 घंटे काम करके दीमक का असर, और पी का मतलब है पिछू की तरह कसाई। जीडीपी से आप और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी है। आप जुड़े इस कार्यक्रम में एक बार फिर से। तो आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप जुड़िए, क्योंकि आपसे जुड़ा ये मुद्दा है। आर.के. कालिया की ओर से भी कहा गया कि हमें खुद भी सोचना होगा। कैप्टन जसपाल सांगवान की ओर से भी कहा गया कि आप नेताओं से बहुत ज्यादा उम्मीद कर ही नहीं सकते। कुलदीप कंवर हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आप कैसे देखते हैं आज के मुद्दे पर, क्या सोचना है नेताओं के प्रचार को देखकर आपका? नमस्ते मैडम जी। जी नमस्ते। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो ये बयान देते हैं और कटाक्ष करते हैं कि नाम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे बजट सेशन के दौरान में जो कांग्रेस की बेइज्जती डायरेक्शन में हिट किया श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू और दूसरे नेताओं का, इनको इस प्रकार के बयान जो उन्हें अच्छी बातें करनी, तब इनको वोट नहीं, अदरवाइज कोई इनको लाइक नहीं करेगा। धन्यवाद जी। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कुलदीप कंवर का कहना है कि संसद में हो या फिर चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को अपनी भाषा पर, अपनी शैली पर ध्यान देने की जरूरत है। आप भी फोन कीजिए, आप बताइए, क्योंकि यूपी चुनाव के दौरान हमने बहुत सारे बयान ऐसे सुने हैं जिनको लेकर एक इंसान, एक वोटर, एक नागरिक ये सोचे क्या इसी मुद्दे पर बात किए जाने की दरकार है। तो हम सुनवाते हैं पीएम की ओर से क्या कहा गया। अखिलेश यादव क्या कुछ बोले हैं परिवार को लेकर, सुने। एक घोर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। वो दलित बेटी थी जो ललितपुर में पैदा हुई। ये बेटा पिछड़ा था। ये जो बॉर्डर पे पैदा हुआ जिसका नाम लॉकडाउन है, और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे ये दोनों खबरों का पता कर लेना, समाजवादी लोगों ने मदद की थी कि नहीं की थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। तो परिवार को लेकर बातें हैं यूपी चुनाव प्रचार में। नागेंद्र सिंह नेगी सरकाघाट मंडी से जुड़े हैं। नेगी साहब, क्या राय है आपकी? नमस्कार जी, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, बहुत अफसोस है कि आज की तारीख में जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो आसीन हैं, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और चुनावों के दौरान जिस तरह से आप देखिए कि पंजाब चुनावों के दौरान रेप और हत्या के मुजरिम बाबा राम रहीम को फरलों पे, पैरोल पे छोड़ा गया, उसके बाद Z+ की सिक्योरिटी उनको दे दी गई। ये क्या हो रहा है मैडम? ये तो अब बहुत अफसोस की बात है कि ईडी और सीबीआई के छापे कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर पड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी के दिन उनके घर पे छापा पड़ा। तो मतलब सर, ये किस तरह से मतलब मिसयूज किया जा रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, सबका साथ, सबका विकास, वो चीजें कहाँ गायब हो गई?
जबकि चुनावों के दौरान ये चीजें होनी चाहिए। आज की तारीख में कभी शायद प्राइवेट चैनल कोई सुरक्षित नहीं है। चैनलों की तो ये हालत है कि वो मीडिया जो है वो व्यक्तिगत गुणगान अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर आफत आ रही है। तो इस तरह से ये संविधान की रक्षा के लिए इस बार चुनाव होना चाहिए और मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना निहायत लाजमी है। जय हिंद। जी, जय हिंद मेगी जी। तो इनका कहना है कि जिन मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए, रोजगार को लेकर, विकास को लेकर, सबका साथ सबका विकास को लेकर जो वादा है उसको धरातल पर आप कितना ला पाए, इसे लेकर जनता को बात बताई जाए, इसे लेकर बयान दिए जाएं। लेकिन मुद्दों से भटकते ये चुनाव, मुद्दों से भटकता ये प्रचार आखिरकार देश को, देश के लोकतंत्र को कहां लेकर जाएगा और आने वाले दिनों में राजनीति किस तरह से आप देखते हैं? अब जो बयानबाजी है एक दूसरे के परिवार को लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर, सभी दलों, इसमें हम किसी दल को ये नहीं कह सकते कि ये दल बहुत अच्छी या मुद्दों की राजनीति कर रहा है। लगभग सभी दल इस तरह की बात करते हैं और जनता भी देखिए कमाल के कि जनता उन्हीं मुद्दों या उसी माहौल के आधार पर वोट करती है जिसमें बहुत ज्यादा जनता के भविष्य, बच्चों के भविष्य की, रोजगार की बात नहीं है, शिक्षा की बहुत ज्यादा बात नहीं है, स्वास्थ्य की बात नहीं है। एक दूसरे पर कटाक्ष किया जाना और उसके बाद वोट भी देखिए मिल जाते हैं, ये भी हैरान करता है अपने आप में। कल्पना जम्मू से जुड़ गई हैं। कल्पना जी, क्या कहेंगे आप? कहना चाहती हूँ कि आप हमारे नेबरिंग सब कॉन्टिनेंट में देखिए कि वहाँ पर भी व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं। चाहे आप बांग्लादेश के इलेक्शंस देखिए, चाहे पाकिस्तान के देखिए, चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन आप देखिए सिंगापुर में पार्लियामेंट में व्यक्तिगत टिप्पणियां हुई थी भारत के बारे में। हमारे जो राजनेता है वहां पर उन्होंने काफी हस्तक्षेप किया था। ये अब एक फैशन सिंबल बन गया है। जो मुद्दे हैं वो तो हैं, हम इनकार नहीं कर सकते हैं, मुद्दे भी हैं, लेकिन ये भी अब एक राजनीति का गहना बन गया है, एक दूसरे पर कटाक्ष करना, और जनता इन्हीं कटाक्षों से प्रभावित होती है और वोट देती है। राजनीति में ये आ गया है, इसका भी आ गया है, पर्सनल कमेंट्स मारे जाते हैं, नहीं होने चाहिए मगर हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि फैशन सिंबल बन गया है और लोग इससे प्रभावित होते हैं। आप एक नागरिक के नाते प्रभावित होती हैं इस तरह के बयानों से? प्रभावित तो नहीं होते हैं, लेकिन एक बात है कि मजा ले लेते हैं। अच्छा, एंजॉय करते हैं, जब ये कटाक्ष होते हैं एंजॉय करते हैं। और फिर बाद में सोचते हैं कि किसे वोट दे। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखते हैं कि किस पॉलिटिशियन में कितनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है और कैसे कटाक्ष मार रहे हैं एक दूसरे पर। जनता इससे भी इम्प्रेस होती है। विकास के मुद्दों को लेकर नहीं सोचते बहुत ज्यादा? नहीं, विकास के मुद्दों पर तो सोचते हैं। विकास से ही भारत आगे बढ़ा है। मोदी जी का भारत है, मनमोहन सिंह जी का भारत नहीं है। विकास का है, राजगुरु बन रहा है भारत। अब ये कटाक्ष छोटे मोटे चलते हैं तो ये भी सुन लेते हैं। चले, बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आपने तो पूरे ही कार्यक्रम का एक निचोड़ निकाल दिया है कि आपको जो कटाक्ष पसंद आए वो भी हम देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखते हैं, विकास भी देखते हैं, लेकिन विकास तो लगातार जारी है ही। ये जो बयानबाजी है ये भी कल्पना का कहना है कि कहीं ना कहीं वोटर्स को लुभाती है, रिझाती है अपनी तरफ। तो देश की आवाज में हमने बयानों को लेकर, प्रचार के तरीके को लेकर बात की। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।